अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द विचर सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। जिस तरह से पहले एपिसोड में हमें 2 अलग-अलग टाइमलाइंस दिखाई गई थी, इस एपिसोड में 3 टाइमलाइंस हैं। प्रिंसेस सिरी की कहानी, उसके लगभग 20 साल पहले गेरल्ट की कहानी और इसके भी लगभग 30 साल पहले येनेफर की कहानी। शुरुआत होती है वेंगबर्ग नाम के एक छोटे से शहर से जहां पर येनेफर रहती है। उसकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन झुकी हुई है। वो यहाँ पर एक कपल को छुपकर रोमांस करते हुए देखती है। इस कपल को येनेफर की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो उसे परेशान करने लगते हैं, उसे काफी बुरा भला कहते हैं। तभी येनेफर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है और खुद कहीं और किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। येनेफर को खुद नहीं पता था कि उसके पास कोई जादुई ताकत है और वो इस तरह से टेलीपोर्ट कर सकती है। हमें पता चलता है कि येनेफर गलती से जिस जगह पर पहुंच गई है उसे अरेतुजा कहते हैं। ये एक स्कूल है जहां पर जादू सिखाया जाता है। यहाँ पर येनेफर की एस्ट्रिड नाम के एक शख्स से मुलाकात होती है जो खुद एक जादूगर है। अब यह सवाल दिमाग में आ सकता है कि येनेफर इसी जगह पर क्यों पहुंची? वो टेलीपोर्ट करके कहीं और भी तो जा सकती थी, मगर अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्योंकि अरेतुजा में जादू सिखाया जाता है और येनेफर के अंदर छुपी हुई जादुई ताकतें हैं, इसीलिए मुश्किल वक्त में वो इस जगह पर खींची चली आई। एस्ट्रिड इस बात से काफी हैरान है कि येनेफर ने अनजाने में टेलीपोर्ट कर लिया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो पहुंच गई, जबकि उसने ऐसा करने की कोशिश भी नहीं की। अगर वो वाकई जादू की कोशिश करेगी तो क्या कुछ अचीव कर सकती है। एस्ट्रिड उसे बताता है कि टेलीपोर्टेशन करके तुमने एक पाथ बनाया है, एक रास्ता बनाया है जिसे ट्रेस किया जा सकता है। एस्ट्रिड येनेफर को यह भी बताता है कि वो तुम्हें ढूंढने आएगी। यहाँ पर वो से उसका मतलब है टेसाया डेवरीस, जिसे आप इस जादुई स्कूल की प्रिंसिपल समझ सकते हैं। फिर वो येनेफर को वापस उसके घर भेजने के लिए एक अनट्रेसेबल पोर्टल बनाता है और वो अपने घर पहुंच जाती है। इस जादुई स्कूल की मेन टीचर यानी टेसाया डेवरीस येनेफर को ट्रैक करने में कामयाब हो जाती है। वो उसके घर पहुंचती है और उसके पिता से मोलभाव करती है। पहले वो यहाँ मौजूद पिग्स का रेट पूछती है। उसे बताया जाता है 10 मार्क्स, जिसे आप $10 समझ सकते हैं। फिर वो येनेफर की तरफ इशारा करके उसकी कीमत पूछती है। टेसाया मोलभाव करके उसे 4 मार्क्स पर ले आती है। इस सीन के जरिए हमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि येनेफर की जिंदगी कैसी थी। उसके खुद के पिता की नजर में उसकी वैल्यू एक पिग से भी कम है। येनेफर अरेतुजा के जादुई स्कूल में फिर से पहुंच गई है। वो यहाँ पर एक कमरे में बंद है और शीशे को देख रही है। उसे एहसास होता है कि उसकी कीमत कितनी कम आंकी गई है। आईने में जो चेहरा उसे नजर आ रहा है, येनेफर को उससे नफरत है। वो इस आईने को तोड़ देती है और फिर इसके एक टुकड़े से खुद की जान लेने की कोशिश करती है। अब हमें सिरी को दिखाया जाता है जो पिछले एपिसोड में अपनी जान बचाने के लिए एक जंगल की तरफ भाग गई थी। वो यहाँ पर मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए अपने बालों को छुपाने की कोशिश करती है। वो इसका रंग बदल रही है ताकि लोग उसे देखकर पहचान न जाएं। इसी जंगल में वो कुछ बेरीज खाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर यहाँ पर अचानक से एक बच्चा आ जाता है जो उसे ऐसा करने से मना करता है। शायद ये बेरीज जहरीली हैं। इस लड़के के पास एक मरा हुआ चूहा है और वो सिरी को इशारा करके कहता है कि वो इसे खा सकती है। सिरी इससे इनकार कर देती है। ये दोनों थोड़ा वक्त साथ में बिताते हैं। ये बच्चा कुछ भी बोल नहीं रहा। सिरी बताती है कि उसने 3 दिनों से किसी से बात नहीं की है। वो कहती है मुझे किसी को तलाशना है, मगर फिलहाल मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हूँ। वो यहाँ पर ये कहना चाहती है कि वो गेरल्ट को ढूंढ रही है, मगर उसे नहीं पता कि गेरल्ट कौन है, कहाँ है, और वो निल्फगार्ड के सोल्जर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। ये दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। सिरी देखती है कि इस बच्चे को ठंड लग रही है और वो अपना एक ग्लव उसको थमा देती है। इसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि सिरी दिल से काफी अच्छी है और वो लोगों का दुख दर्द समझती है। थोड़ी देर में ये लोग सिंत्रा के एक रिफ्यूजी कैंप में पहुंचते हैं। सिरी इस कैंप की तरफ दौड़ जाती है, मगर ये बच्चा उसके साथ नहीं आता। वापस चलते हैं गेरल्ट की टाइमलाइन में, जहां पर एक नए शख्स से हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका नाम है जेस्कियर। ये एक सिंगर है, आर्टिस्ट है, कविताएं लिखता है, गाने लिखता है और उन्हें सुनाकर पैसे कमाता है। आप देखेंगे कि यहाँ मौजूद लोग जेस्कियर के गानों को पसंद नहीं कर रहे और उसे बू कर रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों में सिर्फ एक गेरल्ट ही था जिसने जेस्कियर को बू नहीं किया। शायद इसीलिए वो उसके पास आकर बैठ गया।
वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में जेन्युइन राय जानना चाहता है। गेरल्ट कहता है, तुम्हारे गाने में मौजूद लोग असली नहीं हैं। इस पर जेस्कियर हैरान होता है और पूछता है, तुम ये कैसे जानते हो? फिर उसे एहसास होता है कि जिस शख्स से वो बात कर रहा है वो एक विचर है, गेरल्ट ऑफ रिविया। जेस्कियर एक्साइटेड होकर उसका नाम इतनी जोर से बोलता है कि यहाँ मौजूद लोग गेरल्ट को पहचान जाते हैं और गेरल्ट को एक और बाउंटी ऑफर की जाती है। उसे बताया जाता है कि यहाँ पर एक डेविल रहता है जो लोगों का अनाज चुरा रहा है। विचर्स अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताते हैं, या तो उन्हें कोई शख्स किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए बाउंटी ऑफर करता है, या फिर पूरा का पूरा शहर भी ऐसा कर सकता है। इनफैक्ट शहर के बाहर नोटिस भी लगे होते हैं अगर उन्हें किसी मॉन्स्टर को मरवाना होता है, और वहां से गुजरता हुआ कोई विचर इस नोटिस को पढ़कर खुद भी उस मॉन्स्टर को मार सकता है, जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। खैर, गेरल्ट इस बाउंटी के लिए राजी हो जाता है। जो भी डेविल इन लोगों का अनाज चुरा रहा है, गेरल्ट उसे पकड़ेगा और मार डालेगा। गेरल्ट इस सफर पर आगे बढ़ता है और जेस्कियर उसके साथ साथ चलने लगता है। हालांकि आप देखेंगे कि गेरल्ट इस बात से खुश नहीं है। जेस्कियर का कहना है कि यह बात सच है कि उसके गाने में मौजूद कैरेक्टर्स असली नहीं थे, तो अगर वो बेहतर गाने लिखना चाहता है, बेहतर आर्ट क्रिएट करना चाहता है, तो उसे असली कैरेक्टर्स की असली कहानियों की जरूरत पड़ेगी। वो गेरल्ट के साथ रहकर असली कहानियों का हिस्सा बनना चाहता है ताकि उस पर गाने लिख सके। जेस्कियर बातों बातों में कहता है कि मेरे लिखे हुए गानों की वजह से तुम पॉपुलर हो सकते हो। वो उसे बुचर यानी कसाई कहकर बुलाता है, जिस पर गेरल्ट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मुक्का मारता है। हम जानते हैं गेरल्ट एक इमोशनल इंसान है, भले ही लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, उसे बुरा लगता है। कसाई वर्ड से उसे प्रॉब्लम हुई और उसने जेस्कियर को घूंसा मार दिया। वापस पहुंचते हैं एरेथुजा, जहां पर येनिफर को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है। पता चलता है कि उसे तिसाया ने जादू के इस्तेमाल से बचा लिया। फिर येनिफर एक क्लास में जाती है जहां पर और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर तिसाया बता रही है कि केओस से कितने खतरे पैदा होते हैं। तिसाया का कहना है कि अगर इसी केओस पर अगर आपका कंट्रोल हो तो वो जादू बन जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस तरह से येनिफर ने अचानक से एक दिन जादू किया था और इस वजह से तिसाया उसे ट्रैक कर पाई थी, वैसा ही यहाँ मौजूद बाकी लड़कियों के साथ भी हुआ था। उन्हें भी अचानक से अपनी जादुई ताकतों का एहसास हुआ था। तो यहाँ मौजूद बाकी लोगों को भी तिसाया ने ट्रैक किया है और वो उन्हें यहाँ पर लेकर आई है ताकि इस पोटेंशियल को हुनर में बदल सके। यहाँ मौजूद एक लड़की कहती है कि मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। इस पर तिसाया का कहना है, हमारा सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करता है। वो बताती है कि हमारे अंदर जो जादू मौजूद है, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, अगर हम उसके साथ बैलेंस नहीं बनाकर चल पाए, तो इससे हमारी जान को तो खतरा है ही, बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। खैर, तिसाया यहाँ मौजूद लड़कियों के सामने उनका पहला टेस्ट रखती है। उन्हें अपने डेस्क पर पड़े पत्थर को हवा में लेकर आना है, फ्लोट करवाना है। सबसे पहला अटेम्प्ट फ्रिंजिला करती है। वो इस पत्थर को हवा में फ्लोट करने में तो कामयाब हो जाती है, मगर फिर उसे पता चलता है कि उसका हाथ बूढ़ा हो रहा है। तिसाया बताती है कि जादू ऐसे ही होता है, हमें कुछ मिलता है तो बदले में हमें कुछ देना भी पड़ता है। अब वो समझाती है कि डेस्क पर जो फूल रखा है, हमें उसका इस्तेमाल करना होगा। तिसाया अपने डेस्क पर रखे फूल को हाथ में लेती है और एक मंत्र पढ़ती है। डेस्क पर रखा पत्थर हवा में उड़ने लगता है, वहीं उसके हाथ में मौजूद फूल मुरझा जाता है। वो समझाती है कि जब भी हम कोई जादू करते हैं तो हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जब येनिफर इस जादू को करने की कोशिश करती है तो नाकाम साबित होती है। तिसाया कहती है कि फिलहाल येनिफर कमजोर है और उसे कामयाब होने में शायद कुछ वक्त लगेगा। वहीं येनिफर काफी अपसेट है। वो एस्ट्रिड से दोबारा मिलती है। इस बार वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और अपना नाम बताती है। जब येनिफर ने पहली बार गलती से एक पोर्टल ओपन किया था और टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गई थी, ये वही जगह है। पहुंचते हैं सीरी के पास जो रिफ्यूजी कैंप में है। यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है और लोगों को खाना दिया जा रहा है। सीरी इस लाइन को तोड़कर आगे बढ़कर खुद खाना लेने की कोशिश करती है तो उस पर चिल्लाया जाता है। वो नोटिस करती है कि उसकी दादी माँ को लोग गालियां दे रहे हैं। आम जनता क्वीन कलांथी को पसंद नहीं करती। सीरी जिंदगी भर एक कैसल में रही है, उसके नाज नखरे उठाए गए हैं, उसको असली दुनिया के बारे में नहीं पता। वो ये देखकर हैरान है कि लोग उसकी दादी के बारे में बुरा भला कह रहे हैं। इसके बाद सीरी की एक लड़के से मुलाकात होती है जो उसे अपने फैमिली टेंट में लेकर जाता है।
इस टेंट में उसका परिवार रहता है। वो यहाँ पर एक औरत से मिलती है जो सिरी से तो ठीक से बातचीत कर रही है, मगर अपने हाउस एल्फ को बुरा ट्रीट कर रही है। ये औरत भी सिरी की दादी माँ के बारे में उल्टा सीधा कह रही है। सिरी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि महल के बाहर की दुनिया रॉयल फैमिली के बारे में क्या राय रखती है। वापस चलते हैं गेरल्ट के पास। यहाँ पर जैस्कियर कह रहा है कि गेरल्ट की इमेज काफी खराब है। उसे लगता है गेरल्ट अगर अच्छा काम भी करने जाता है तो भी लोग उसके बारे में बुरा ही सोचते हैं, जो बात सच भी है। वो कहता है, मैं तुम्हारे बारे में गाने लिखूंगा और उसे सुनकर लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे। ये लोग डॉन ब्लथाना नाम की एक जगह पर हैं। इस वर्ड का ट्रांसलेशन है वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर जैस्कियर कहता है कि इस जगह पर पहले एल्व्स रहते थे, मगर बाद में उन्होंने ये एरिया इंसानों को दे दिया और वापस पहाड़ों में बने अपने सोने के किलों में जाकर रहने लगे। यहाँ ये एक अलग तरह के क्रीचर से टकराते हैं। जैस्कियर को लगता है कि ये शैतान है, डेविल है, मगर पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कोई भी है आधा ह्यूमन और आधा गोट है। ये क्रीचर पहले तो इन लोगों पर कुछ कुछ सामान फेंकता है और उसके बाद गेरल्ट पर अटैक करता है, जैसे कोई बकरी सींग से इंसानों पर अटैक करती है। गेरल्ट इसे रोकता है और ये क्रीचर बात करना शुरू कर देता है। गेरल्ट को पता चलता है कि ये एक सिल्वन है। ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये शाकाहारी होते हैं। गेरल्ट जानता है कि ये क्रीचर सोच समझ सकता है, बोल सकता है और इसीलिए वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाता। गेरल्ट ने एक रूल बनाया हुआ है, वो किसी सोचने समझने वाले जीव को तभी मारता है जब बहुत ही जरूरी हो। इस सिल्वन का नाम टॉर्क है। गेरल्ट उसे यहां से जाने के लिए कहता है, मगर तभी गेरल्ट और जैस्कियर को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। दोबारा पहुंचते हैं अर्तुजा, जहां पर दूसरा टेस्ट हो रहा है। क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स को एक दूसरे का दिमाग पढ़ना है। उन्हें सामने वाले के सबसे खतरनाक डर के बारे में बताना है। येनिफर इस टेस्ट में भी नाकाम हो रही है। हालांकि उसकी पार्टनर एनिका उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर फिर भी येनिफर एनिका का दिमाग नहीं पढ़ पा रही। यहाँ मौजूद बाकी स्टूडेंट्स इस टेस्ट में पास हो रहे हैं, मगर येनिफर ऐसा नहीं कर पा रही। वो खुद को बचाने के लिए झूठ बोलती है और इस बात पर टिसाया गुस्सा हो जाती है। वो येनिफर को काफी कुछ सुनाती है। कहती है, तुम्हें पहले टेस्ट को पास करने में, यानी कि पत्थर को हवा में उठाने में 2 हफ्तों का वक्त लगा था। तुम पानी को मोड़ नहीं सकती। तुम्हें छोटे से छोटा टास्क करने में भी काफी तकलीफ होती है और अब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। फिर वो पूरी क्लास के सामने येनिफर का डर सामने रखती है। कहती है, तुम्हें डर है कि अगर तुम खूबसूरत भी दिखोगी, अच्छी भी दिखोगी, तभी भी कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। हम येनिफर के इस डर को समझ सकते हैं, क्योंकि वो जिस घर में पैदा हुई वहां उसे प्यार करने वाला कोई नहीं था। उसके खुद के पिता की नजर में येनिफर की कोई वैल्यू नहीं थी। बाद में येनिफर क्लास में होने वाली परेशानियों के बारे में एस्ट्रिड को बताती है। एस्ट्रिड कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इस बार येनिफर एस्ट्रिड को रीड करने की कोशिश करती है और इसमें कामयाब हो जाती है। हम समझ सकते हैं कि ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि येनिफर इस वक्त कंफर्टेबल है। वो एस्ट्रिड पर भरोसा करती है। वहीं क्लास में बाकी लोगों के सामने येनिफर ये काम नहीं कर पाई थी। तो येनिफर जादू तो कर सकती है, मगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अब क्लास में अगला टेस्ट हो रहा है। इसमें इन्हें एक खतरनाक काम को अंजाम देना है। उन्हें कड़कती बिजली को एक बॉटल में कैद करना है। जिस जगह पर यह टेस्ट हो रहा है उस जगह का नाम है टॉरलेरा। ये इस कॉन्टिनेंट की ऐसी जगह है जहां पर जादू सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। टॉरलेरा में बाकी लोगों का आना अलाउड नहीं होता। यहाँ सिर्फ ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स आ सकते हैं। अब आपको ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स के बारे में बता देती हूँ। ये इस दुनिया में जादूगरों की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। खैर, इस टेस्ट में हिस्सा लेने वाली पहली 3 लड़कियां नाकामयाब हो जाती हैं और फिर बारी आती है येनिफर की। येनिफर जब इस टास्क को अंजाम देने की कोशिश करती है तो बिजली खुद उसके सीने में आकर लगती है और वो नाकाम हो जाती है। उसके बाद बारी आती है सबरीना की, जो इस टेस्ट को पूरा कर लेती है। येनिफर इस बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो कड़कती हुई बिजली को टेसाया की तरफ उछालती है। हालांकि टेसाया को इससे कुछ नहीं होता। टेसाया आसानी से इस वार से बच जाती है और फिर येनिफर और टेसाया की बातचीत होती है। टेसाया येनिफर को समझाती है कि कई सारी जादूगरनियां ऐसी होती हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाती हैं, जैसे कि सबरीना, और कुछ हमारी जैसी होती हैं जिन्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने में मुश्किल होती है। वापस गेरल्ट और जेसिकियर को दिखाया जाता है, जिन्हें बांध कर रखा गया है।
ये गुफाएं हैं जहां पर एल्व्स रहते हैं। पता चलता है कि एल्व्स को लेकर जो हिस्ट्री है वो झूठी है। एल्व्स किसी गोल्डन पैलेस में नहीं रहते, बल्कि वो काफी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसके बाद हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम फिलिवेंड्रिल है। ये एल्व्स का राजा है और टॉर्क भी इसी के साथ है। गेरल्ट को पता चलता है कि टॉर्क जो अनाज चुरा रहा था वो इन्हीं एल्व्स के लिए था। ये एल्व्स पहाड़ों में छुप कर रह रहे हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बताया जाता है कि एक जमाने में इंसानों ने इन एल्व्स को मारना शुरू कर दिया था। उन्होंने इसे ग्रेट क्लिंजिंग का नाम दिया। इसीलिए एल्व्स नहीं चाहते कि इंसानों को पता चले कि ये लोग केव्स में छुप कर रह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी पता चलेगा तो वो शायद फिर से एल्व्स पर अटैक करेंगे। फिलिवेंड्रिल का कहना है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मारना होगा। गेरल्ट कहता है कि तुम इस जगह को छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते। इस बात के लिए फिलिवेंड्रिल राजी नहीं है। इससे पहले कि वो गेरल्ट को किसी तरह का भी नुकसान पहुंचाता, टॉर्क बीच में आ जाता है। वो कहता है कि गेरल्ट चाहता तो टॉर्क को मार सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। टॉर्क को लगता है कि गेरल्ट इंसानों के साथ नहीं है, बल्कि वो इन्हीं लोगों के जैसा है। ये बात काफी हद तक सही भी है। भले ही गेरल्ट एक इंसान के रूप में पैदा हुआ था, मगर बाकी इंसान उसे अपने जैसा नहीं समझते। वो उसे एक मॉन्स्टर की तरह ही ट्रीट करते हैं। खैर, इसके बाद हमें येनिफर को फिर से दिखाया जाता है जो एस्ट्रिड से मिलती है। वो बताती है कि टिसाया को इन दोनों के बारे में पता चल चुका है और वो येनिफर को वापस घर भेज रही है। एस्ट्रिड कहता है, हम दोबारा मिलेंगे। इस पर येनिफर कहती है, मगर कैसे? उसी पोर्टल के सहारे? एस्ट्रिड पहले तो हिचकता है और फिर येनिफर को ये जादू करके दिखाता है। वो बताता है कि स्कूल में इस तरह के पोर्टल्स बनाना नहीं सिखाया जाता, ये काफी पुराना जादू है। पुराने जादू से उसके कहने का मतलब है एल्विश मैजिक। अभी थोड़ी ही देर पहले हमें एल्व्स को दिखाया भी गया था। एस्ट्रिड बताता है कि ये एल्व्स ही थे जिन्होंने इंसानों को जादू करना सिखाया, और एक बार इंसान जब जादू करना सीख गए तो उन्होंने एल्व्स को मारना शुरू कर दिया। एर्थुजा नाम के स्कूल को भी एल्व्स ने ही बनाया था। जो इंसान जादूगर बन पाए वो ये साबित करना चाहते थे कि वो हमेशा से जादू जानते हैं, और इसलिए वो एल्व्स का नामो निशान इस दुनिया से मिटाना चाहते थे। अब एस्ट्रिड अपने पास से एक फूल निकालता है जिसे फीनीवेट कहते हैं। वो बताता है कि ये फूल सिर्फ उन्हीं जगहों पर उग सकते हैं जहां पर एल्डर ब्लड बहा हो, या फिर डॉन अथाना में। डॉन अथाना को थोड़ी ही देर पहले हमें दिखाया गया था। बाकी एल्डर ब्लड क्या होता है वो हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। इस फूल का इस्तेमाल करते हुए येनिफर एक पोर्टल बनाती है, और ये देखकर एस्ट्रिड काफी हैरान हो जाता है। येनिफर बताती है कि जिस शख्स के साथ वो रहती थी वो उसके असली पिता नहीं थे, बल्कि उसके रियल फादर हाफ एल्फ थे। ग्रेट क्लिंजिंग के दौरान उसके पिता को भी मार दिया गया था। तो हमें पता चलता है कि येनिफर के वंशज एल्व्स थे। शायद इसी वजह से वो नेचुरली जादू कर सकती है। येनिफर का मानना है कि उसका रूप इसीलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि वो कर्स्ड है, यानी अभिशापित है। वो कहती है इसीलिए कभी कोई उसे प्यार नहीं करेगा। इस बात पर एस्ट्रिड येनिफर को जताता है कि वो उसे प्यार करता है। वो जैसी भी है एस्ट्रिड को पसंद है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि येनिफर और एस्ट्रिड का करीब आना एक टेस्ट था जिसमें वो पास हो चुकी है। टिसाया पहली बार येनिफर को इज्जत के साथ, यानी उसके नाम के साथ पुकारती है। तो शायद अब टिसाया येनिफर को वैल्यू करने लगी है। इसके बाद एस्ट्रिड को दोबारा दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो भी येनिफर के करीब ऐसे ही नहीं आया था। उसे भी ऐसा करने के लिए कहा गया था। हम यहाँ यंग स्ट्रेगोर को देखते हैं। इस बात से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि गेरल्ट की टाइमलाइन और येनिफर की टाइमलाइन में कई सालों का फर्क है। स्ट्रेगोर को हमें एपिसोड 1 में भी दिखाया गया था और उसकी उम्र ज्यादा थी। एस्ट्रिड स्ट्रेगोर को रिपोर्ट कर रहा है। वो उसे येनिफर की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि येनिफर की रगों में एल्व्स का खून दौड़ रहा है। वापस सीरी के पास पहुंचते हैं। वो जिस रिफ्यूजी कैंप में रह रही थी उस पर अटैक किया जा चुका है। निल्फगार्ड आर्मी यहां मौजूद लोगों को मार रही है। इस मौके पर इस टेंट में काम करने वाला एल्फ अपनी मालिकिन को मार डालता है। इस एल्फ को न जाने कितने सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था और उसने इसका बदला वायलेंस से लिया। सीरी की नजरों के सामने फिर से खून खराबा मचा हुआ है। तभी मौके पर वही लड़का पहुंचता है जो जंगल में उससे मिला था। सीरी को पता चलता है कि इस लड़के का नाम है दारा और वो भी एक एल्फ है।
वापस पहुंचते हैं इर्तुजा, जहां पर येनिफर को लग रहा है कि वो टेस्ट्स में पास नहीं हो पाई है, उसे जादू सिखाने के लिए चुना नहीं जाएगा। वो फिनिवेट फूल का इस्तेमाल करते हुए फिर से एक पोर्टल बनाती है और उसके जरिए देखती है कि टिसाया और बाकी स्टूडेंट्स कहां पर हैं। उसे नजर आता है कि यहां मौजूद जो 3 स्टूडेंट्स थे, टिसाया ने उन्हें ईल बना दिया है। टिसाया को पता है कि येनिफर उसे देख रही है। वो येनिफर को सामने आने के लिए कहती है। फिर वो येनिफर को कहती है कि इन ईल्स को पानी में फेंक दे। टिसाया ने इन तीनों को ईल में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि वो अपने टेस्ट्स में पास नहीं हो पाए हैं, मगर फिर भी उनके पास पावर तो है ही। टिसाया ने इन लोगों को ईल बनाकर इनकी पावर्स खुद हासिल कर ली हैं। हालांकि उसने ये सेल्फिश रीजंस के लिए नहीं किया। इस पावर का एक्चुअली वो खुद इस्तेमाल नहीं करने वाली, बल्कि ये पावर्स इर्तुजा यानी कि इस बिल्डिंग में फ्लो करेंगी। टिसाया ने एपिसोड की शुरुआत में भी कहा था और वो फिर कहती है, कई बार एक फूल हमारे लिए सिर्फ यही कर सकता है कि मुरझा जाए, खत्म हो जाए। मुझे लग रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो जादूगरनियां आगे पास नहीं कर पाती हैं और जादू नहीं सीख पाती हैं, मगर उनके पास पावर तो होती ही है, तो इस पावर को उनसे छीन लिया जाता है और ये जादुई पावर इस बिल्डिंग का हिस्सा बन जाती है। जो जादूगरनियां इस बिल्डिंग में रहती हैं, पास होती हैं, उन्हें इस बिल्डिंग में मौजूद जादू से मदद मिलती है। येनिफर इन ईल्स को पानी में फेंकती है और ये बिल्डिंग चमकने लगती है। एपिसोड के आखिर में हम पहुंचते हैं गेरल्ट और जेस्कियर के पास, जिन्हें एल्व्स ने छोड़ दिया है। वहीं जेस्कियर ने गेरल्ट पर एक गाना बनाया है जिसमें सच्ची बातें नहीं हैं। गाने के बोल कह रहे हैं कि गेरल्ट ने एल्व्स को मार गिराया। गेरल्ट हैरान होता है क्योंकि जेस्कियर ने कहा था कि वो ऐसे गाने बनाएगा जिन्हें सुनकर लोग गेरल्ट को पसंद करने लगेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। इस पर जेस्कियर कहता है, रिस्पेक्ट से हिस्ट्री नहीं बनती। उसके कहने का मतलब है कि सच में जो कुछ भी हुआ हो, लोग गेरल्ट को लेकर अपना नजरिया नहीं बदलेंगे। तो वो एक ऐसा गाना बना रहा है जो एक अच्छी कहानी कहता हो, जिसे सुनकर लोगों को मजा आए। खत्म हो जाता है ये एपिसोड। अगर आप विचर के बारे में मुझे कुछ बताना चाहते हैं जो मुझसे छूट गया हो, तो कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। बाय। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।